स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी पीएचडी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर। इस सीरीज के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके यूपी जीआईसी एग्जाम के अंदर में देखे गए हैं। ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स में भी देखे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। आपको क्या बतानी है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। एक्चुअली वैल्यू आपको दी है और आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिट्स पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, गैस कांस्टेंट की यूनिट्स पूछ रहा है। ठीक है, मैं एक बार क्या करती हूँ, गैस कांस्टेंट की सभी वैल्यूज़ उनके यूनिट्स के साथ लिख देती हूँ। ठीक है, मैं एक बार आपको सभी यूनिट्स लिखकर बता देती हूँ। ठीक है, देखिए जो गैस कांस्टेंट है आर, जो गैस कांस्टेंट आर है उसकी हमें बहुत सारी वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से, जो अक्सर हम यूज़ करते हैं। वो हो जाएगी हमारे पास में 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। और जनरली आप यही यूनिट का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कई बार टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस चेंज करने पर हम क्या करते हैं, आर की डिफरेंट वैल्यूज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेशर आपको किस में दिया हो, प्रेशर आपको एटीएम एटमॉस्फेरिक में दिया हो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 0.0821 का इस्तेमाल कर लेंगे। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रेशर आपको किस में दिया हो, बार्स में दिया हो, अगर प्रेशर किस में दिया हो, बार्स में दिया हो, तो 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसके अलावा देखिए आर की क्या क्या यूनिट हो सकती हैं। इसके अलावा हम आर को पास्कल्स या किलो पास्कल्स में भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर को हम पास्कल्स या किलो पास्कल्स में भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर मैं क्या करूँगी, इसी को अगर मैं इंटू 10⁻³ से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ 10⁻³, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पास्कल लीटर्स में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर मैं इसको किलो पास्कल्स में चेंज कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 8.314 किलो पास्कल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और ऑल्सो यहाँ पे वॉल्यूम भी हो जाएगा लीटर्स में। जो वॉल्यूम है वो किस में रहने वाला है, लीटर्स में ही रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आर की एक और यूनिट इस्तेमाल होती है कैलोरीज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आर की एक और यूनिट इस्तेमाल होती है कैलोरीज के अंदर, पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास में आर की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। ये हमारे पास में आर की क्या गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे यूनिट्स पूछ रहा है, किसके कोरस्पॉन्डिंग, 8.314 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या यूनिट्स हो जाएंगे, जूल्स पर केल्विन पर मोल हो जाएंगे। क्या यूनिट्स हो जाएंगे, जूल्स पर केल्विन पर मोल हो जाएंगे। जूल्स पर, आई थिंक ऑप्शन बी हो जाएगा, आई थिंक ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बाकी सब भी क्या है, आर के ही यूनिट्स हैं, लेकिन उसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, एक डिफरेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें रिलेशनशिप बतानी है, किसके अंदर, इन्वर्जन टेम्परेचर और ए और बी के अंदर। ए और बी हमारे पास में क्या होते हैं, वैन डर वाल्स कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, वैन डर वाल्स कांस्टेंट होता है, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो रियल गैस है उसके अंदर में ए और बी हमें क्या बताता है, ए इज़ अ करेक्शन फैक्टर फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बी जो है वो करेक्शन फैक्टर होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्वर्जन टेम्परेचर को बताना है, किसके टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स में। ठीक है, देखिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होता है, जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो आपका 2a/RB के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2a/RB के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें देखो हमें ए हमें क्या बता रहा है, ए हमारे पास में वैन डर वाल कांस्टेंट दिया गया है, जो क्या बता रहा है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को बता रहा है। जो क्या बता रहा है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को बता रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वैन डर वाल कांस्टेंट है, इट इज द वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लिख दो। ठीक है,
Ti हमें क्या बता रहा है, इन्वर्जन टेम्परेचर, और B हमें क्या बता रहा है, B हमें वैन डर वाल कांस्टेंट बता रहा है। इट इज़ अगेन अ वैन डर वाल कांस्टेंट, या फिर मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख दूँ उसको ऐसे, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट किसने इंट्रोड्यूस किए थे, वैन डर वाल्स ने इंस्टीट्यूट किए थे, इनकॉर्पोरेट किए थे, इसीलिए हम इन्हीं को क्या कहते हैं, इसीलिए हम इनको वैन डर वाल्स कांस्टेंट भी कहते हैं, बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे, ये वैन डर वाल ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, इसके अलावा आर तो आप सब जानते हैं, आर हमारे पास में गैस कांस्टेंट हो जाएगा, और टी हमारे पास में क्या बता रहा है, इन्वर्जन टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, तो 2a/rp, 2a/rp पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, अरेंज द इन्वर्जन टेम्परेचर, बॉइल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। आपने क्या करना है, इन तीनों टेम्परेचर्स को इनकी डिक्रीजिंग वैल्यू के अंदर में अरेंज करना है। ठीक है, उसके लिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले इन सब के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए इन्वर्जन टेम्परेचर हम अभी अभी पीछे देख कर आए हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर किसके बराबर होता है, 2a/rb के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2a/rb के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया है, इसके बाद आपको बॉइल्स टेम्परेचर भी दिया गया है। ठीक है, टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, टीबी आपका हो जाएगा a/rb के इक्वल, टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, a/rb के इक्वल हो जाएगा। और आपको क्या दिया है, और आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8a/27 rb के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8a/27 rb के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन सभी, आपको कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहीं से देख के समझ में आ जाएगा, आपको यहीं से देखकर समझ में आ जाएगा, इसको 1 2 3 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, देखो सबसे बड़ी वैल्यू तो किसकी होने वाली है, सबसे बड़ी वैल्यू देखो a/rb, a/rb और a/rb तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपने क्या कर दिया है, ट्वाइस, इसको आपने क्या कर दिया है, इस a/rb की वैल्यू को यहाँ पे ट्वाइस कर दिया है, किसके लिए, इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए। तो ये तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बीच में कहीं कौन लाई करता होगा, टीबी लाई करता होगा, और आखिर में कौन हो जाएगा, टीसी हो जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू गिवन है, 27, जब आप 27 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये काफ़ी डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी डिक्रीज देखने को मिलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, टी इन्वर्जन टेम्परेचर फॉलोड बाय बॉइल्स टेम्परेचर फॉलोड बाय क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आई, बी एंड सी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आई, बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी बाय फोर्स इन्वॉल्व्स, डी बाय फोर्स या डी बाय इंटरेक्शन या डी बाय फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कब होता है, जब दरअसल क्या होता है, जब एक परमानेंट डाइपोल ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके अंदर में ऑलरेडी परमानेंट एक डाइपोल प्रेजेंट है, मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ में क्या है, अटैचमेंट है, जिसकी वजह से एक परमानेंट डाइपोल या फिर एक पोलर मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, उसके सामने आपने क्या किया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, उसके सामने आपने क्या किया है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब आप किसी पोलर मॉलिक्यूल की विसिनिटी में क्या लाओगे, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को लेकर आओगे, जब आप किसी पोलर मॉलिक्यूल की विसिनिटी में क्या करोगे, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को लेकर आओगे, तो इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, एक टेम्पररी डाइपोल इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बीच में क्या देखने को मिलता है, इंट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस इंट्रैक्शन को ही क्या कहा जाता है, डी बाय फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या डी बाय इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके पास में परमानेंट डाइपोल क्या है, प्रेजेंट है। उसके साथ में आपने क्या किया है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रख दिया है, जिसमें एक टेम्पररी डाइपोल क्या हो गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी को क्या कह रहे हैं, डाइपोल इंटरेक्शन कह रहे हैं। उसी को क्या कहा जा रहा है, डाइपोल इंटरेक्शन कहा जा रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, टेम्पररी डाइपोल एक हो जाएगा हमारे पास में, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। आई थिंक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। एक तो डाइपोल ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है, और एक हमने क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक असर्शन दिया गया है और एक रीज़न दिया गया है, ठीक है। आपने बताना है इस रीज़न और असर्शन के बीच में क्या कोई रिलेशन है, ठीक है, और है तो फिर कौन सा रिलेशन है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जो रीज़न उसका दिया गया है क्या वो सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। एक एक करके इनको रीड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। देखो विस्कोसिटी और जो प्रेशर है ना वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, उसका एक बार रीज़न भी समझ लेते हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में देखो क्या होते हैं, कुछ एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, वॉइड्स बोल देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। जितने ज़्यादा एम्प्टी वॉइड्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा किसी लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर पाए, फ्लो कर पाए, ठीक है। और उस फ्लो को रोकने को या रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई लिक्विड बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है तो मतलब उसके अंदर में होल्स या उसके अंदर में जो वॉइड्स हैं वो क्या है, कम है, ठीक है। मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है, वो कैसा है, विस्कस लिक्विड है, इसीलिए वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहे। जैसे पानी और हनी के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक गिलास पानी गिराओ और एक गिलास हनी गिराओ, ठीक है, तो पानी जो है वो ईजिली क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, लेकिन वहीं पे हनी जो है वो कैसा है, विस्कस है, इसलिए वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो, जैसे ही आप क्या करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, तो वहाँ पर जो वॉइड्स प्रेजेंट है ना किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होते हैं, वॉइड्स डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जब वॉइड्स डिक्रीज हो जाएंगे तो टेंडेंसी ऑफ फ्लो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेंडेंसी टू फ्लो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और हम क्या बोल देते हैं कि लिक्विड कैसा है हमारे पास में, विस्कस है, या उसकी विस्कोसिटी क्या है, बढ़ गई है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या है, इनकरेक्ट है, पहली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। विद इंक्रीज इन प्रेशर देयर अकर डिक्रीज इन नंबर ऑफ होल्स इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव। बिल्कुल बात क्या है, सही है। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसके अंदर में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और इसी एम्प्टी स्पेसेस के डिक्रीज की वजह से जो टेंडेंसी ऑफ फ्लो है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो देखो रीजन तो सही दिया गया है लेकिन असर्शन जो है वो क्या है, गलत है। लेकिन जो असर्शन है वो क्या है, गलत दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर क्या है, ट्रू है। आई थिंक ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन, ठीक है। देखो आपको क्या गिवन है, आपको एवरेज वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। मान लेते हैं ये है आपका v1, इसको मान लेते हैं v1, कितनी दी गई है, 0.3 मीटर्स पर सेकेंड, कितनी दी गई है, 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। और आपसे क्या पूछ रहा है, इट्स एवरेज वेलोसिटी, और आपको t1 भी दिया है। देखो आपको क्या गिवन है, t1 भी गिवन है। t1 है आपके पास में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और क्या गिवन है आपके पास में, आपके पास में t2 भी गिवन है, आपके पास में t2 भी दिया गया है, कितना है, 927 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दिया गया है, 927 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको v2 निकालना है, आपको क्या करना है, v2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो जो वेलोसिटी है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि v2 डिवाइडेड बाय v1, और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन देखा जाता है, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन देखा जाता है, t2 बाय t1 होल अंडर द रूट, ठीक है, होल अंडर द रूट, ठीक है। v2 हमें फाइंड आउट करना है, v1 हमें दिया गया है, v1 हमारे पास में है 0.3, और हमें क्या करने हैं, टेम्परेचर्स भी पुट करने हैं। एक बार टेम्परेचर्स को मैं केल्विन में पुट कर लेती हूँ। इसमें 273 क्या कर दो, ऐड कर दो, और इसमें भी 273 क्या कर दो, ऐड कर दो। इसको क्या कर दो, केल्विन्स में चेंज कर दो। जब आप इसमें 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन, और जब आप इसमें 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1200 केल्विन। ये कितना हो जाएगा, 1200 केल्विन, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर दो, 1200 बाय 300, ठीक है।
√4, ये हो जाएगा आपका V2 0.3 इंटू 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.6। और यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यूनिट्स हमारे पास में हो जाएंगे मीटर्स पर सेकेंड, यूनिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे मीटर्स पर सेकेंड हो जाएंगे। ये रहा आपका V2, ये रहा आपका V2 कितना आ गया 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास में क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वर्जन एंड बॉयल्स टेम्परेचर। आपको क्या बताना है, आपको इन्वर्जन टेम्परेचर और बॉयल्स टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, देखो इन्वर्जन टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम अभी पीछे भी देखकर आए थे, जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2a/RB के इक्वल होगा। ठीक है, और बॉयल्स टेम्परेचर हमारा किसके इक्वल होता है a/RB। बॉयल्स टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा a/RB के इक्वल हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो मैं या तो TB/TI कर दो या TI/TB कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a/RB और ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये सब तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये सब कुछ तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास केवल क्या बच जाएगा, आपके पास केवल TI रह जाएगा किसके इक्वल 2TB के इक्वल, किसके इक्वल 2TB के इक्वल। दिस इज योर करेक्ट रिलेशन। ठीक है, TI किसके बराबर आ गया 2TB के बराबर आ गया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज, आपको क्या बताना है इक्विलिब्रियम के ऊपर में डेल्टा जी कैसा दिखा जाता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, या इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमें क्या बताता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। क्या बताता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम के ऊपर में देखो क्या होता है, जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर इसको ऐसे समझो रेट कांस्टेंट के टर्म्स में समझो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर में जो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है वही रेट किसका होता है बैकवर्ड रिएक्शन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी नेट चेंज देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर में आपको कोई भी नेट चेंज देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से डेल्टा जी क्या बताता है, डेल्टा जी जीरो के इक्वल हो जाता है। डेल्टा जी हमारा किसके इक्वल हो जाता है जीरो के इक्वल हो जाता है। या फिर मैं इन जनरल बात करूँ, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ये क्या बताता है, किसी रिएक्शन के अंदर में स्पॉन्टेनिटी बताता है। क्या बताता है, किसी रिएक्शन के अंदर में स्पॉन्टेनिटी बताता है। ठीक है, अगर डेल्टा जी क्या है पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन कैसी हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैसी हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा जी क्या है नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैसी हो जाएगी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, और अगर डेल्टा जी क्या है ज़ीरो है तो मतलब रिएक्शन कहाँ पर है इक्विलिब्रियम पर है, मतलब रिएक्शन कहाँ पर है इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दी गई है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है इनकरेक्ट दी गई है। यहाँ पे KX हमें क्या बता रहा है KC या फिर इक्विलिब्रियम बता रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो मुझे क्या लग रही है एकदम ठीक लग रही है। पहली स्टेटमेंट तो एकदम क्या दी गई है करेक्ट, मतलब पहला फॉर्मूला तो एकदम क्या दिया गया है करेक्ट दिया गया है। इसके बाद कह रहा है डेल्टा जी जो है यहाँ पे जो KP है ना ये क्या बता रहा है, ये आपको इक्विलिब्रियम के ऊपर में प्रेशर बता रहा है। ये क्या बता रहा है इक्विलिब्रियम के ऊपर में प्रेशर बता रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला दिया है, ये भी एकदम क्या दिया गया है करेक्ट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे CP दिया गया है, यहाँ पे क्या गिवन है CP दिया गया है। CP क्या बताता है, CP हमें मोलर हीट कैपेसिटी बताता है। CP हमें क्या बताता है मोलर हीट कैपेसिटी, और ये प्रेशर क्या बता रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर में बात हो रही है। ये किसकी बात कर रहा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट
प्रेशर, ठीक है। Cp किसकी बात कर रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, जो किस पर डिपेंड करता है, जो आपके पास में इंथैल्पी पर डिपेंड करता है, जो किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में तो एक ही एनर्जी हमने पढ़ी है इंथैल्पी, तो किस पर डिपेंड करेगा, इंथैल्पी के ऊपर में डिपेंड कर जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से आपको एक और टर्म पढ़ने को मिलती है जिसको क्या कहा जाता है, सीवी, जिसको क्या कहा जाता है, सीवी। इसे क्या कहा जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर में कौन सी एनर्जी हमने पढ़ी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर में हम इंटरनल एनर्जी पढ़ के आते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा यू या डेल्टा ई के बराबर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इस बार वॉल्यूम को क्या किया गया है, कांस्टेंट किया गया है, इस बार वॉल्यूम को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। तो आई थिंक एक लौता जो इनकरेक्ट फॉर्मूला हमें गिवन है वो यही गिवन है, जो इकलौता इनकरेक्ट फॉर्मूला हमें दिया गया है वो यही दिया गया है, ठीक है। इसको क्या कह देंगे, इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कह देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, Which one of the following relations between critical constants and van der Waals constants of a gas is incorrect? इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो आपको गलत दिया गया है क्रिटिकल कांस्टेंट्स और वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स के बीच में। आपने क्या करना है, टीसी, पीसी और वीसी के फॉर्मूले को एक बार रिकॉल करना है, ठीक है। एक बार आपने क्या करना है, टीसी, पीसी और वीसी के फॉर्मूले को रिकॉल करना है और उसमें से मैच करके हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन क्या गिवन है, गलत गिवन है, ठीक है। देखो टीसी हमारे पास में हम पीछे भी देख कर आए थे, टीसी अभी अभी हम देख कर आए थे, टीसी क्या बता रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर बता रहा है, क्या बता रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर बताता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 8a/27 RB के बराबर हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 8a/27 RB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो वॉल्यूम है ये VC क्या बता रहे हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम बता रहे हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 3B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास में PC, क्रिटिकल प्रेशर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/27b² के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a/27b² के इक्वल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, आपने क्या करना है, बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूलाज को ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगी, a/27b², पीसी तो ठीक है, वीसी भी ठीक है, ओके, टीसी भी ठीक है, पीसी आई थिंक ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी आपको क्या दिया गया है, इनकरेक्ट दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड की वैल्यू बतानी है, किसके लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है, बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर में आप क्या कर सकते हो, गैस को कंप्रेस करके उसको लिक्विफाई कर सकते हो, वो क्या बताता है, या फिर मैं उसको ऐसा कह सकती हूँ, जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम, जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा PV/nRT के बराबर हो जाएगा, PV/nRT के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से ना हम एक और इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, अगर किसी की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, अगर किसी के z की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा गिवन है, तो मतलब क्या हो रहा होगा, ये लेस कंप्रेसिबल होगा, ये क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल होगा, किसके कंपैरिजन में, एक आइडियल गैस के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब आइडियल गैस से इसका बिहेवियर क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। आइडियल गैस के कंपैरिजन में ये क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल होने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर z की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, अगर z की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, मतलब ये क्या है, ये मोर कंप्रेसिबल है, किसके कंपैरिजन में, आइडियल गैस के कंपैरिजन में, ये क्या है, मोर कंप्रेसिबल है, किसके कंपैरिजन में, देन IG लिख दूं क्या, आइडियल गैस, ठीक है।
ये हमें क्या बताता है, ये हमें किसी गैस के बिहेवियर के अंदर में डेविएशन बताता है। ये क्या बताता है, किसी गैस के बिहेवियर के अंदर में डेविएशन बताता है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं जो आइडियल गैस है, यहीं पे लिख दूँ क्या, जो आइडियल गैस है वो किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल्स टू एन आर टी के इक्वल होता है। मैं मान के चल रही हूँ 1 मोल की बात कर रहा है, मैं मान के चल रही हूँ किसकी बात कर रहा है, 1 मोल की बात कर रहा है, तो पी किसके बराबर हो जाएगा, आर टी के बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ किसके केस में वैलिड है, आइडियल गैस के केस में वैलिड है, ठीक है। और हमसे आइडियल गैस का ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा गया है, मुझसे क्या पूछा गया है, आइडियल गैस का ही कंप्रेसिबल फैक्टर पूछा गया है। तो मैं इस पीवी को क्या कर दूंगी, या इस आरटी को किससे रिप्लेस कर दूंगी, पीवी से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर किसी का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, 1 है, तो मतलब वो किसकी तरह बिहेव करने वाला है, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने वाला है, और उसके अंदर में कोई डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता होगा, वो क्या कर जाएगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट। देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने को कह रहा है, किस पर, क्रिटिकल पॉइंट पर। अब जाहिर सी बात है, अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो प्रेशर भी क्या रहा होगा, क्रिटिकल प्रेशर के बराबर, वॉल्यूम भी क्या रहा होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं क्या करती हूँ, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देती हूँ, या फिर इंडिविजुअल इनके फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख देती हूँ, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो टी सी पी सी वी सी हम अभी पीछे भी देख कर आए थे, किसके इक्वल हो जाएगा, 8A अपॉन में 27 RP, ठीक है। वी सी हमारा हो जाएगा 3B, और पी सी हमारा हो जाएगा A अपॉन में ठीक है। अब इन सब वैल्यूज को देखो हमें क्या करना है, ठीक है। इन सब वैल्यूज को हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। हम अभी अभी देख कर आए थे, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी के बराबर हो जाएगा। 1 मोल में मान के चल रही हूँ, तो पीवी किसके बराबर हो जाएगा, आर टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज पुट करनी है। तो ये पी किसके बराबर, क्रिटिकल प्रेशर के बराबर, वॉल्यूम किसके बराबर, क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर, आर तो गैस कॉन्स्टेंट रहेगा ही, टी किसके बराबर, क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर। अब इसके अंदर मैंने क्या करनी है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इसके अंदर क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक बार मैं इसको डिफरेंट उससे बता देती हूँ, ठीक है। थिंक ये ठीक रहेगा। देखो पी सी किसके इक्वल आ जाएगा, पी सी हमारा आ जाएगा ए अपॉन में 27 बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। वी हो जाएगा 3B, और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल्स टू, आर तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, और हमारे पास में क्या है, टी सी 8A अपॉन में 27 RB, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8A अपॉन में 27 RB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सब यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये B और ये B, और उसके बाद ये बच गया आपका A से A कैंसिल हो गया, ये 27 से 27, और R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो आपके पास में केवल क्या बच गया, 3/8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, केवल 3/8 बच जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो एक बार मैं वैल्यू ज़रा डिवाइड करके ही लिख देती हूँ, ये आपका आ जाएगा 0.375। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.375 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये क्या हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल फैक्टर्स पर, ठीक है, 0.375, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक आइडियल गैस दी गई है आपको, एक आइडियल गैस की बात कर रहा है, विल एन आइडियल गैस विल हैव मैक्सिमम डेंसिटी अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। एक आइडियल गैस जो है इसमें से कौन सी कंडीशन के अंदर में मैक्सिमम डेंसिटी दिखाता होगा, एक आइडियल गैस जो है इसमें से कौन सी कंडीशन के ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी दिखाने वाला है, ठीक है। देखो आइडियल गैस है तो मतलब किसको फॉलो करता होगा, आइडियल गैस इक्वेशन को। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। इस मोल्स को मैं क्या रख सकती हूँ, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास,
ठीक है, आर और टी एज इट इज, पी और वी, ठीक है। इस मोलर मास को मैं इधर लेकर जा रही हूँ, इस मोलर मास को मैं इधर लेकर जा रही हूँ, इसको एम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मास बाय वॉल्यूम इधर ले आए, मास बाय वॉल्यूम को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ। इस मास बाय वॉल्यूम को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी? डेंसिटी से रिप्लेस कर दूंगी। इस मास बाय वॉल्यूम को देखो मैं यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दूंगी? डेंसिटी से रिप्लेस कर दूंगी। और यहीं से मुझे समझ में आएगा कि कौन सी कंडीशंस इसके क्या करने वाली हैं, फेवर करने वाली हैं, ठीक है, डेंसिटी, और ये हो जाएगा आपका आर और टी, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले की मदद से हम कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार डेंसिटी की फॉर्म में ही लिख लेती हूँ, ठीक है। देखो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? पी एम डब्ल्यू बाय आर टी के इक्वल, ठीक है। अब देखो डेंसिटी क्या कह रहा है? डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब प्रेशर क्या रहा होगा? जब ये न्यूमरेटर क्या होगा? ज़्यादा होगा, और ये न्यूमरेटर कब होगा? क्योंकि मोलर मास तो किसी गैस के लिए क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। किसी सब्सटेंस के लिए क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो प्रेशर क्या हो? मैक्सिमम हो, और टेम्परेचर क्या हो? मिनिमम हो। जब प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और टेम्परेचर क्या होगा? मिनिमम होगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी हमारे पास में मैक्सिमम आ जाएगी, हमारे पास में मैक्सिमम डेंसिटी आ जाएगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाली कंडीशन को पहचानना है। हाई प्रेशर मतलब ए और बी, तो सी और डी तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आई थिंक ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? आपके पास में दो गैसेस गिवन है, उसका एक मिक्सचर गिवन है, ठीक है। एक तो मिक्सचर के अंदर में क्या प्रेजेंट है? मीथेन गैस प्रेजेंट है। तो मिक्सचर के अंदर क्या प्रेजेंट है? मीथेन गैस प्रेजेंट है, जिसका मास कितना है? 8 ग्राम्स। और क्या प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर में? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, जिसका मास आपको कितना दिया गया है? 2 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 ग्राम दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा? इसके मोल्स फाइंड करने होंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे? इसके मोल्स फाइंड करेंगे। देखो मास इन ग्राम्स, और मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 और 4 16, 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये तो आ गया आपका 0.5। ये आ गए आपके पास में मोल्स किसके? CH4 के मोल्स। ये आपके पास में क्या आ गए? मोल्स आ गए किसके? CH4 के। अब आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं? आप H2 के भी मोल्स निकाल सकते हैं। मास है 2 और मोलर मास भी है 2, तो यहाँ पे आपके पास में मोल्स कितने आ गए? 1 आ गए। तो टोटल मिक्सचर का देखिए, टोटल मिक्सचर के मोल्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे? NT की अगर मैं बात करूँ किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ H2, ठीक है। ये कितने हैं? ये हैं आपके पास में 0.5, और ये हैं आपके पास में 1। तो किसके बराबर हो गया? 1.5 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? 1.5 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब देखो आपको प्रेशर दिया गया है। प्रेशर आपको कितना दिया है? 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। और भी कुछ दिया है, और आपको टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन, ठीक है। आपको टोटल वॉल्यूम बताना है। आपको क्या बताना है? टोटल वॉल्यूम बताना है। देखो हम क्या करेंगे? हम आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। हम क्या करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये सारा डेटा मिक्सचर के लिए गिवन है। तो जो मोल्स हम पुट करेंगे वो भी किसके पुट करेंगे? मिक्सचर के ही पुट करेंगे। इसलिए मैंने क्या किया था? इसलिए मैंने इंडिविजुअल मोल्स को निकाल के यहाँ पे क्या किया था? ऐड किया था, ठीक है। देखो प्रेशर आपके पास में, अच्छा देखो यहाँ पे जो हम आर पुट करेंगे, वो किसके अंदर पुट करेंगे? एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम हमें किस में दिया है? लीटर में दिया है। लीटर में दिया है। और आर की देखो हम यहाँ पे वैल्यूज देख कर आए थे। आर की ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पर देख कर आए थे। तो हमें क्या करना होगा? आर की अप्रोप्रिएट वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम क्या दिया है? लीटर में दिया है, और प्रेशर हमें किस में दिया है? 760 mm ऑफ Hg में दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें प्रेशर को चेंज करना होगा, ठीक है। या तो प्रेशर को क्या करो? ATMs में चेंज कर लो, या प्रेशर को क्या करो? बार्स में चेंज कर लो, और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू का क्या कर लो? इस्तेमाल कर लो, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, वापस क्वेश्चन पर आते हैं। कहाँ गया? देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? 760 mm ऑफ Hg को क्या मैं 180 m के इक्वल रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ। अब मैं R की क्या वैल्यू पुट कर दूंगी? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे प्रेशर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वॉल्यूम हमें निकालना है कि ये वॉल्यूम किस में आ जाएगा? लीटर्स में आ जाएगा, क्योंकि R मैंने किस में पुट किया है? लीटर्स में पुट किया है। टोटल मोल्स हैं 1.5, R हो गया
0.0821। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 273। टेम्परेचर कितना दिया है? 273 दिया है। यहाँ से आप क्या कर दो, वॉल्यूम निकाल दो। यहाँ से आप क्या कर दीजिए, वॉल्यूम कैलकुलेट कर दीजिए। जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 33.6 लीटर्स। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 33.6 लीटर्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका वॉल्यूम। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस देन दैट ऑफ एन अननोन गैस, द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। देखो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या करता है, वो इन्वर्स रिलेशन रखता है किसके साथ में? मोलर मास के साथ में। किसके साथ में? मोलर मास के साथ में। किसी भी गैस का जो मोलर मास है, या फिर उसको कहो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के साथ में। ठीक है, ये बेहतर है, इनफैक्ट यही करेक्ट है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के साथ क्या रखता है? इन्वर्स रिलेशन रखता है। अब मुझे क्या गिवन है? मुझे दोनों के रेट गिवन है। मुझे क्या गिवन है? दोनों के रेट गिवन है। एक का मोलर मास गिवन है, दूसरे का मोलर मास आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरे का मोलर मास पूछ रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन मान लेते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन ये रहा। ठीक है, और कोई अननोन गैस को मैं एक्स मान रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? सबसे पहले तो इसके लिए फॉर्मूला पुट करूँगी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ, एक सेकेंड, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ एक्स जो अननोन गैस मुझे दी गई है, और मोलर मास ऑफ मीथेन। ठीक है, यहाँ पे रेट जो है वो क्या है? ट्वाइस है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस। मतलब इस एक्स गैस के कंपैरिजन में इसका रेट क्या है? ट्वाइस है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ, और ये किसके बराबर आ जाएगा? ट्वाइस, 2 के बराबर आ जाएगा। इसका मोलर मास हमें पता ही नहीं है, तो इसको एक्स ही रहने देते हैं। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 और 4 16, कितना हो जाएगा? 16 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा, और ये 16 भी इधर चला जाएगा, ये 16 भी इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 64। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 64 के इक्वल आ जाएगा। आपसे गैस आइडेंटिफाई करवाने के लिए नहीं बोला गया है, आपसे केवल क्या पूछा गया है? आपसे केवल मोलर मास पूछा गया है। इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? वैसे गैस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो? किसी गैस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आपको वैन डर वाल गैस इक्वेशन दी है, और आपसे क्या पूछ रहा है? ए और बी के यूनिट्स, केवल बी के यूनिट्स पूछ रहा है। केवल किसके यूनिट्स पूछ रहा है? बी के यूनिट्स पूछ रहा है। ठीक है, देखो ए जो है ना वो एक करेक्शन फैक्टर होता है। ए जो है वो करेक्शन फैक्टर होता है किसके अंदर में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर में। और बी क्या होता है? करेक्शन फैक्टर होता है किसके अंदर में? मॉलिक्यूल्स के अंदर में, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर में। किसके अंदर में? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो ए के जो हमें यूनिट्स देखने को मिलते हैं ना, जो ए के यूनिट्स हमें देखने को मिलते हैं, मैं दोनों के लिए ही बता देती हूँ, मैं आपको दोनों के लिए ही बता देती हूँ। ये हो जाएगा आपका लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका एटीएम, या तो फिर आप इसको पास्कल्स में पुट कर देना, और ये हो जाएगा पर मोल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों ही हमारे पास में क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? बी के भी यूनिट्स पुट कर सकते हो। बी के भी क्या कर सकते हो? यूनिट्स पुट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? करेक्शन फैक्टर इन वॉल्यूम। ये किसके बराबर हो जाएगा? लीटर पर मोल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? लीटर पर मोल के बराबर हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं पुट करना, और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इसको मीटर क्यूब भी पुट कर सकते हो। आप इसको मीटर क्यूब पर मोल भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको मोल्स और पर लीटर के फॉर्म में दिया है, तो आई थिंक ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे आई थिंक ये क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, आपको पहले भी एक पेपर के अंदर में पूछा गया है, पहले भी एक पेपर के अंदर में पूछा गया है। एक सेकेंड में ज़रा ढूंढती हूँ इसको। ये क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं।
देखिए 2012 के अंदर में ये क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूछा गया है, और वापस से ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। वापस से इसने क्या किया है, 2009 या 2007 के अंदर में इसको वापस से क्या किया है, रिपीट किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं वापस से नहीं बताऊंगी। यहाँ पे आप क्या करना, पीसी वीसी और टीसी की वैल्यू पुट कर देना, सब कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में आपके पास में फ्रैक्शन आ जाएगा 3/8, जिसको आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 0.375। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप वापस से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम बिकॉज। प्रेशर कुकर के अंदर में ना कुकिंग टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कुकिंग टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखिए हम सब जानते हैं जो प्रेशर कुकर है वो क्या है, क्लोज्ड वेसल है। वो क्या है, क्लोज्ड वेसल है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर के में अंदर में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हम सब पढ़ के आए हैं जो गेल यूसैक लॉ है, जो गेल यूसैक लॉ है उसके हिसाब से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। P1 T1 किसके इक्वल होता है, P2 T2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरफ से लिख दूं P1/P2, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर में क्योंकि वेसल क्या है, क्लोज्ड है, तो प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर के अंदर में भी क्या देखने को मिलता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इसी वजह से खाना जो है वो ईजिली क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। खाना जो है वो इजीली क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। द हीट इज़ मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, प्रेशर टेंडराइजेज द फूड, अ लार्ज फ्लेम इज यूज्ड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इनसाइड। हाँ, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आइडियली जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स रहता है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर में वो लगभग 120-125 तक चला जाता है, जिसकी वजह से खाना इजीली क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। देखो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, जितने भी इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, जितने भी हमारे पास में क्या है, इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशंस ज़रूरी हैं। किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो कंडीशंस मैंडेटरी हैं। ठीक है, जब उसकी कोलिजन की एनर्जी क्या हो, थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो। ठीक है, जब उसकी कोलिजन की एनर्जी क्या हो, थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो। एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको हमने क्या कहा है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहा है। अगर कोलिजन के टाइम पे एनर्जी क्या है, उससे ज़्यादा है, तो वो कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन काउंट होगा। ठीक है, क्या हो, थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो या मिनिमम थ्रेशहोल्ड रखता हो। ठीक है, या फिर क्या हो, उन मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन क्या हो, प्रॉपर हो। अगर मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में अरेंज्ड नहीं है, तो अगर थ्रेशहोल्ड एनर्जी आपने दे भी दी मॉलिक्यूल्स को, तो भी वो प्रोडक्ट के अंदर में चेंज होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये दो बातों का क्या करना है, ख्याल रखना है। और सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, सभी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, केवल इफेक्टिव कोलिजन्स ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं या रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर में कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ओनली अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। नहीं, टोटल नंबर पर डिपेंड नहीं करता, इफेक्टिव कोलिजन्स पर डिपेंड करता है। ओनली अपॉन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विद ग्रेटर, हाँ ये बात क्या है, सही है, अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द, तो दोनों ही क्या है, सही है। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर में ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर में इसने ऑलरेडी आपको क्या गिवन है, एक फॉर्मूला गिवन है, जिसके अंदर में आपको चेंज देखने को मिल रहा है। किसके अंदर में, फ्यूगैसिटी के अंदर में आपको चेंज देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूगैसिटी के अंदर में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे आइडियल गैस का बिहेवियर पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, F/P वैल्यू पूछ रहा है, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, हमें पता है जो पीवी है, जो पीवी है वो किसके इक्वल हो जाएगा,
वो NRT के इक्वल हो जाएगा। मैं मान के चल रही हूँ 1 मोल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू RT के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये V बार मतलब मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मैं इस RT को क्या कर दूंगी, P से रिप्लेस कर दूंगी। अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में मैं देखो क्या करूँगी, इस मोलर वॉल्यूम को इस V बार को रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, फ्यूगैसिटी बाय प्रेशर F/P किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेट करना है 0 to P V बार, एक सेकेंड, ठीक है, V बार आपको गिवन है बाय RT माइनस 1/P। ठीक है, अब यहाँ पे मैं V बार को किससे रिप्लेस कर दूंगी, यहाँ पे V बार को हम रिप्लेस कर देंगे 0 to P। ठीक है, ये हो जाएगा आपका RT/P। अब यहाँ से ये सब क्या हो रहा है, देखो कैंसिल आउट हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। आपके पास क्या बच गया, आपके पास 0 बच गया। अब अगर आप इसके अंदर में लिमिट्स भी पुट करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर ही आ जाएगा। तो F/P किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो चेंज इन फ्यूगैसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर फॉर आइडियल गैस किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, देखिए इतने ही क्वेश्चंस हमें क्या करने थे, आज की क्लास में डिस्कस करने थे। ये सभी क्वेश्चंस आपके यूपी जीआईसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सब आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखे गए हैं। ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट होने की संभावना है, तो इनको एक बार वापस से क्या कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।